सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे आसान, इजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप लोगों को 2024-25 के सेशन में 10th क्लास की जो साइंस है ना बहुत इजी लगेगी। एक गेम लगेगा आप लोगों को और इस बारी आप बोर्ड एग्जाम में हर बच्चे के 95 से ऊपर ऐसे बन जाएगी। बट उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा साइंस के ऊपर। एक ऐसा मेथड बच्चों, सबसे आसान मेथड जिससे आप लोगों को हम 10th क्लास का साइंस का सिलेबस करवाने वाले हैं। आई नो दैट कि आपको साइंस हार्ड लगता है कि सर कोई भी मेथड लगा लो, हार्ड तो हमें लगता है क्योंकि हमें खुद करना पड़ता है। बट हम आपकी इतनी परसेंट हेल्प करेंगे, वो हेल्प आप लोगों को 95 से ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी। और वो क्यों? क्योंकि सबसे इजी कॉन्सेप्ट हमारे पास है आप लोगों के लिए इस बारी। तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो हमारा टारगेट है। और इसमें आपको सभी जो नोट्स जो बच्चे लिखते हैं ना वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाए यानी कि नोटबुक और लिखते जाइए। हमारे पास चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो हमारा जो न्यू जो सिलेबस है जिसमें हमारा कुछ कटिंग इसमें हुआ है, यानी सिलेबस कट हुआ है। कोरोजन और रेंसिडिटी, ये जो दो टॉपिक है कंप्लीट कट गए, डिलीट हो गए, उनको हटाकर हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होते क्या है, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है सर। देखिए आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन, री प्लस एक्शन, यानी कि एक्शन मतलब कार्य होता है, री मतलब प्रति यानी कि प्रतिक्रिया, कि आप कोई कार्य करते हैं आपको उसका रिजल्ट मिले, रिएक्शन हो गया। बट इसके पीछे क्या लगा दिया, केमिकल रिएक्शन, यानी कि सर केमिकल यानी कि रसायन से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें बेटा वही है कि हमें कोई ना कोई नई चीज जरूर मिलेगी, लेकिन अब वो मिलेगी क्या, वो हमें मिलेंगे केमिकल्स। कि सर हम कुछ भी केमिकल्स अगर जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद उनके कॉम्बिनेशन के बाद उनकी रिएक्शन के बाद हमें एक नया केमिकल प्राप्त हो, वो हमारा क्या रहने वाला है, केमिकल रिएक्शन। जो हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमारे पास केमिकल रिएक्शन ही होने वाली है। और इक्वेशन, सर हम उनको नाम क्या दें, कि भाई कोई भी चीज है हमारे ऊपर लगा दो कि सर शुभम शर्मा क्लासेज, शुभम आपने अपने नाम के ऊपर रखा है क्लासेज को, मेरे को अच्छा लगा और शुभम मेरा नाम है, तो इसीलिए कोई भी रिएक्शन उसका सर एक नाम होना चाहिए ताकि समझ में आए। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा 2 लिखकर दिखाओ, 3 लिखकर दिखाओ, ए फॉर एप्पल लिखकर दिखाओ, तो आप लिख दोगे, बगैर बोले कैसे लिखोगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इनको रिप्रेजेंटेट करती है। जो हमारे पास सर रिएक्शन होती है उसमें सर हमने क्या डाला है उनके नाम, हमें मिला क्या है उनके नाम, जस्ट लाइक एज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था। अब इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या निकल कर आता है, तो आपको हंसी आएगी क्योंकि आपने वो टॉपिक जो है ना छठी यानी 6th-7th क्लास में रीड कर लिया और एग्जाम भी दे दिया। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, आपको पता है कि सर दो चेंज होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल। एक ऐसा जिसमें हमारे को कोई नई चीज, नया सब्सटेंस मिल जाए, बट ऑन द अदर हैंड वी डू नॉट गेट एनी न्यू मटेरियल, हम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे, हमारे पास जो था वही है, बस उसका आकार बदल गया सर, ठीक है, उसका जो फॉर्म है उसमें चेंजमेंट हो जाएगा, बट नॉट चेंज इट्स केमिकल आइडेंटिटी। समझ रहे हो? तो चलिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि सर डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। हर बार 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चा लोग, ये होता है सर एक केमिकल रिएक्शन होगी, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि बच्चों में क्या प्राप्त करना है, हमें कोई एक प्रोडक्ट प्राप्त करना है। अब वो होगा नया प्रोडक्ट प्राप्त तो हमारा केमिकल चेंज है, अगर नहीं होगा तो वो हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। देखिए एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, सर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन अगर वो हो रही है ना तो हमें एक नई चीज मिलेगी वहां से, यानी कि जो हमने उस रिएक्शन में जो कुछ डाला था ना, जैसे आप कोई घर में भाई नींबू पानी बनाते हो तो आप उसमें नींबू पानी बनाने के लिए कोई ना कोई चीज डालते हो, उसमें नींबू डाल दिया, पानी डाल दिया, सोल्ट डाल दिया, तो आपको एक नींबू पानी पूरा एक मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। तो क्या नई चीज है क्या वो? सर है नई चीज, बिल्कुल है सर, उसका टेस्ट अलग हो गया, नई चीज तो है ही।
हम कह सकते हैं नॉर्मल एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है। तो नई चीज हमें मिले, कुछ भी काम करने के बाद नई चीज प्राप्त हो इन द केमिस्ट्री, केमिकल्स के अंदर, तो हमारा क्या होगा सर, वो केमिकल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, आप एक कागज के टुकड़े को जब जलाओगे ना, उसको बर्न करोगे, तो उसमें हमारे को प्राप्त क्या होगा सर, राख प्राप्त होगी, हमें कागज प्राप्त हो सकता है। दिस इज नॉट रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल है। कह सकते हो आप लोग सर ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता, वापस रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे गाड़ी आगे जाकर पीछे आती है तो रिवर्स हो जाता है, बट दिस थिंग डोंट, इसमें नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सर बर्निंग ऑफ पेपर एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, एक दही का बनना, एक दूध से दही का जमना, हम कह सकते हैं। क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं सर? नहीं बना सकते, बिकॉज वी गेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम अवर बेसिक मटेरियल, न्यू मटेरियल। समझ रहे हो ना? तो हमने सर नया मटेरियल प्राप्त कर लिया, ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड फिजिकल चेंज, व्हाट इज ए फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज is totally opposite to the chemical change, in which we do not get any new material but changement in shape। समझ रहे हो? तो हम उसमें चेंजमेंट क्या प्राप्त करते हैं? मैटर चेंज इट फॉर्म। सर फॉर्म क्या होती है? ये बेटा अवस्था है, जैसे स्टेट होती है ना अवस्था वगैरह, कि सर हमारे पास पानी है, हमने उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीजिंग पॉइंट उसका लागू हो गया, सर उसकी बर्फ बन गई, तो बर्फ जब पिघलेगी तो वापस पानी बन सकता है, बिकॉज इट इज ए रिवर्सिबल चेंज, बट दिस इज ए इरिवर्सिबल चेंज। सर वापस नहीं हो सकता रिवर्स, इरिवर्सिबल चेंज है, बट दिस इज ए रिवर्सिबल चेंज बिकॉज वी कैन रिवर्स द होल प्रोसेस विच बिगन इन द फिजिकल चेंज। ठीक है, जो स्टार्ट होता है इसके अंदर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबाल रहे हैं तो वापस पानी बन सकता है, समझ रहे हो? एंड ब्रेकिंग ए बोटल, हमने एक जो ग्लास की जो एक बोतल होती है शीशे की, हमने उसको फोड़ दिया, तो सर हमें शीशा तो प्राप्त हो रहा है, ये तो नहीं सर वहां पे भैंस बन गई, बफेलो बन गई, नहीं ना। इसका उल्टा बर्निंग ऑफ पेपर जो है, अगर हम पेपर को बर्न ना करें, इसको हम बीच में से फाड़ दें, टीयरिंग ऑफ ए पेपर, तो कौन सा चेंज हो जाएगा बच्चों? वो हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज, क्योंकि हमारा जो हमें पेपर जो प्राप्त हुआ है, कागज का टुकड़ा जो प्राप्त हुआ है, उसमें हमें कोई नई चीज प्राप्त नहीं हुई, बट वी कैन डिफरेंट शेप, वी कैन गेट ए डिफरेंट शेप। हमने जो शेप उसकी क्या करते हैं, डिफरेंट प्राप्त कर ली, शेप उसकी बदल गई, हमने फाड़ दिया उसको, सर पहले बड़ा था हमने उसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई गिव माई लेक्चर्स इन सिंपलेस्ट वे एंड इजी वे। अब हम पढ़ेंगे इसका कि सर आपने हमको समझा दिया, हम कर लेंगे, बट सर कुछ ना हमें क्लू भी दो इनका, कि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके इंडिकेट्स क्या करेंगे। जैसे हमारे पास आगे से बाइक जा रही है, अब बाइक को इधर जाना है तो क्या करेगी? सिंपल सी बात है, अपना लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है उसको ऑन करेगी, हम पता लगा लेंगे इधर जाएगी। उसी प्रकार के इनके भी इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, जो बताते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं कि हाँ सर यहाँ पे तो केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अब। सो नाउ वी हैव सम बेसिक इंडिकेशंस, बाय दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट्स बोथ ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि सर ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, बट एक इसमें इसने प्रॉब्लम बताई है, समस्या। वो समस्या ये है कि सर जरूरी नहीं है कि आप ये देखकर ही बता सकते हो कि ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ये तो हमने आपको सिर्फ कुछ एक क्लू दिए हैं जिनसे आपका जो डाउट है ना क्लियर हो सकता है कि हाँ भाई ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन केवल इनके हिसाब से आप नहीं बता सकते कि ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। बस एक कुछ एक आपके पास इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि बाइक वाला लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देकर लेफ्ट में ही जाए, राइट में भी जा सकता है अगर दिमाग खराब है तो उसका। तो ये हमारे पास है। तो पहला हमारे पास इंडिकेशन, सबसे पहले इंडिकेटर होते क्या है सर? सभी को पता है जो बाइक चलाते हैं, सर हमारे पास सूचक होते हैं। ठीक है, अब किसके हैं? केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहले हमारे पास चेंज इन कलर। सर हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी सब्सटेंस, उसका कलर चेंज हो सकता है,
उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो भाई ये तो बात सही है, जब हम एक लकड़ी का जो है टुकड़ा या भाई पेपर का टुकड़ा जलाते हैं तो उसका रंग ब्लैक हो जाता है, तो सर उसका कलर चेंज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, है केमिकल चेंज। ठीक है, अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि सर एक गैस का जन्म होना, उसका विकास होना। जैसे हम किसी मैच स्टिक को, ठीक है, किसी भी ज्वलनशील किसी भी ज्वलनशील ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे जलने लग जाते हैं, यानी कि मतलब एक नई एक गैस का है ना विकास होना, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन क्या होता है, विकास, है ना, उन्नति, आगे बढ़ना, यानी कि सर एक गैस का विकास हो रहा है। अब गैस का विकास कैसे होगा, कि सर जहां पे कोई भी गैस रिलीज हो रही है, लगातार रिलीज हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने आप ऊपर लगा के देख लेते हैं हम लोग, कि जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, श्वसन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर, O2 गैस लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। सर O2 किसमें चेंज हो गया, एनिमल कैसे, CO2 गैस, उसको हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जैसे सर फोटोसिंथेसिस होता है, जहां पे एनर्जी लगती है खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक गैस का रिलीज होना, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई भी गैस का रिलीज होना, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे सर केमिकल चेंज हुआ है। बट आपको बस याद रखने हैं, आपसे कोई बारीकी से पूछेगा नहीं। थर्ड हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। सर हम है ना लकड़ी जब जलाते हैं तो सर टेम्परेचर क्या होता है उसका, चेंज तो होता ही है, बट टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका। पहले हमारे पास मान लो कोई कागज, हम उसको जला रहे हैं, तो जलाने के बाद उसका टेम्परेचर पहले वाला रहेगा, नो, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद में चेंज इन स्टेट। अब देखो हमारे पास पहले फॉर्म आया था, उसका मतलब भी स्थिति होता है भाई, अवस्था होती है उसकी, ये भी स्थिति अवस्था होती है। बट ये कौन सी अवस्था है, कि सर मान लीजिए अवस्था हमारे पास तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब पानी जो है ना, वो सर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसको तो हम फिजिकल चेंज कह रहे हैं, सर उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। बट कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका अगर स्टेट चेंज हो जाता है ना, तो उसको हम कह सकते हैं सर यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, केमिकल चेंज हुआ है। बट यहाँ पे हमारे पास है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसने ये नहीं कहा केमिकल चेंज, बट मैंने इनकी सहायता से आपको केमिकल चेंज बता दिया, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। बट इसने कहा है केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर्स, कि सर केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, क्या सही में केमिकल रिएक्शन हुई है, नहीं हुई। तो अगर आपको ये चीजें मिलेंगी ना, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर सर कुछ भी है, कलर चेंज हो गया, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर सर गैस निकल रही है, कोई नई गैस जन्म ले रही है या विकास कर रही है, जैसे H2 गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है आफ्टर दैट रिएक्शन, तो वहां पे सर केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, अब सर कोई भी रिएक्शन है, अगर उसमें टेम्परेचर ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, जैसा था वैसा ही है, तो सर वहां पे रिएक्शन हुई नहीं। चेंज इन स्टेट, अब अपना उसके ऊपर लगा के देख लो आप लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पानी के ऊपर, तो सर वैसे तो क्या है, फिजिकल चेंज है, बट रिएक्शन है कि नहीं है, वो रिएक्शन तो है सर। हमें सर जो बर्फ था उसका हमें लिक्विड पॉइंट मिल गया, लिक्विड थी उसका हमें गैस मिल गया, तो वहां पे रिएक्शन तो हुई है, क्योंकि हमें क्या मिला, वहां पे हमें स्टेट चेंज होकर मिला है। पानी था, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है, बर्फ मिल गई, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, और हमें गैस मिली, वो उसका गैस स्टेट है, वेपराइजेशन हो गया उसका, ठीक है। तो वो हमारे पास है केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई, ये चारों से हम बता सकते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का नाम का जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले इस नाम को आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, एक तरफ इक्वेशन, एक तरफ रिएक्शन, और रिएक्शन के पीछे केमिकल। तो आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बताया था, कुछ याद करो कि सर ने क्या कहा था, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, और वो यहाँ पे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कि द प्रोसेस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ केमिकल्स, यानी कि कॉम्बिनेशन, इंटरएक्शन क्या होता है, जुड़ा होता है, कॉम्बिनेशन, कि सर जहां पे केमिकल्स जुड़ेंगे और हमारे को एक नया केमिकल देंगे, यानी कि बहुत सारे कितने भी लगा लो, 2 और मोर देन केमिकल्स जुड़कर हमें एक नया प्रोडक्ट देंगे, एक नया केमिकल बनेगा उनके फलस्वरूप, यानी कि केमिकल चेंज के अंदर जैसे बनता है एक नया केमिकल बनेगा, और वो हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारे को H2O दे रहे हैं, तो इसमें सर नया क्या है, इसमें नया ये है, देखो हमारे पास ये दोनों क्या है, ये दोनों सर गैस है, और हमें मिला क्या है बच्चों, हमें मिला है लिक्विड, तो नई चीज मिल गई हमें,
सर दो गैस मिलकर हमें लिक्विड दे रही है H2O वाटर, ठीक है ना, हाइड्रोजन होता है पानी का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला उसका H2O, ठीक है। तो सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमें H2O दे रहे हैं, यानी कि एक नया हमारे को केमिकल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस की नहीं हो रही, लेकिन हमें एक नया केमिकल मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बट ऑन द अदर हैंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि सर अब हमने ये तो कर दिया, ओके, बट हम इनको क्या गैस लिक्विड ये थोड़ी कहेंगे, नहीं, इनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है पहचानने के लिए कि द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, कि सर इनको एक रिप्रेजेंट करेंगे हम दूसरों के सामने कि है क्या चीज। तो वही बात यहां पर है, देखिए ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है सर। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम इनको जो नाम से पुकार रहे हैं, ये हमारा क्या है सर, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है इसका, मोर कंडीशन इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन। अब एक कंडीशन क्यों आ गई यहां पे कि सर वे कंडीशन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, उनको घटा भी सकते हैं, उनमें मतलब कि जाकर, यानी कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जाकर घुसकर और उस केमिकल रिएक्शन को अदल बदल कर दे, बिखेर कर रख दे, उसको बढ़ा दे, घटा दे, कुछ भी कर दे, उसे हम कहते हैं मोर कंडीशन, ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। लेकिन अब ये हमारे पास टॉपिक है कि सर मोर कंडीशन यानी कि और भी कंडीशन होती है। तो इस चैप्टर में हमारे पास 3 कंडीशन है, आप उनको बस वैसे याद रख लो क्योंकि 2 नंबर में आ सकता है, या नॉर्मली पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो देखिए पहला है हीट, सनलाइट और प्रेशर, कि सर को रिएक्शन हमारे पास होती है, अगर उसमें इन तीनों की अगर प्रेजेंस होगी तो क्या हो सकता है। देखिए हमारे पास है AgBr, इसमें हमारे पास रिएक्शन में है सनलाइट। अब इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, Ag अलग हो गया, Br अलग हो गया, यानी कि ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, आगे हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसमें हमारे पास कोई एक केमिकल है, कोई एक रिएक्शन है ना, उसका क्या हो गया कि वो 2 नए केमिकल्स में टूट गया, यानी कोई एक चीज थी वो 2 नए प्रोडक्ट के अंदर टूट गई। तो ये हमारी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट यहां पे देखो आप, इस सनलाइट ने क्या किया, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, यानी रिएक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। आगे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, की कोई हमारे पास रिएक्शन है ना, उसको और आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी जो रिएक्शन की जो रेट है, जो उसका यानी वो कंप्लीट हो चुकी, बट उसको और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं, क्या, अपनी प्रेजेंस में शामिल करके उसको, ठीक है। यानी कि देखिए हमारे पास A था, B था, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हुआ, आगे रिएक्शन चल पड़ी, A B आगे C, ABC होता आगे D आ जाता है, यानी कि हमारे पास आपको ध्यान रखना ये है कि कैटलिस्ट क्या होता है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, बस खत्म। उसके बाद में फिजिकल स्टेट, ये आप सभी को पता है, देखो हमारे पास एग्जांपल पहले से मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि हमारे पास कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में होता है, फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो किस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन अब ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, CO2 यानी कि गैस। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन था वो भी किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, यानी कि फिजिकल स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हमारे पास है मोर कंडीशन इन केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको जो भी आपका ध्यान जो है ना, उसको कंसंट्रेट कर दो, सारा का सारा 100% फोकस डाल दो बोर्ड के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब ये देख लो आप लोग कैसे क्या कर सकते हो। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नॉर्मल हम केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद में टॉपिक आएगा वो है एनर्जी फ्लो के ऊपर। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस देखिए सबसे पहला जो इसका, पहले इसके नाम याद कर लीजिए आप, कई बार इसके नाम भी पूछे जाते हैं 2 नंबर के अंदर। तो पहला क्या आता है, कॉम्बिनेशन। इज 4 टाइप्स, कितने होते हैं इसके, 4 टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, इस नाम से पता लगता है कि सर इसमें कोई ना कोई चीज है ना कंबाइन हो रही है, यानी कोई एलिमेंट जो है जुड़ेगा इसमें, ठीक है, जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, सर 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि हम रिएक्टेंट पढ़ चुके इक्वेशन के अंदर जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन था,
रिएक्टेंट कौन से होते हैं और प्रोडक्ट कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सर, टू और मोर रिएक्टेंट है ना, कंबाइन होकर क्या करेंगे, एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये कह रहा है सर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, जैसे हमारे पास हो गया ए प्लस बी, दो या दो से अधिक क्या हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट हो गई। अब ये दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये ध्यान रखना, आपसे नाम भी पूछे जाएंगे कि भैया ये रिएक्शन कौन से है, तो आप क्या कहोगे, सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट है वो जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दैट्स क्लियर, आया समझ में, ठीक है। आगे देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर जिस बच्चे को कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद हो गया तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है डीकंपोजिशन। यहां पे क्या होगा कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट है ना, वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर टूटेगा। देखिए क्या कह रहा है, ए सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है टूट कर दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए सेम वो चीज हमारे पास आ जाएगी, ए बी टूट के क्या बना दिया इसने, ए प्लस बी। देखो दो प्रोडक्ट बना दिए और पहले सिंगल रिएक्टेंट था, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट ने दो प्रोडक्ट बना दिए। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर, आगे चलिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेस यानी कि कोई किसी को किसी जगह से हटा रहा है, यानी कि मेरे पास मान लो ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को ही साथ में लेना चाहूंगा तो पहले इस मार्कर को मेरे को हटाना पड़ेगा। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो, हमारे पास यहाँ पे कोई डब्बा रखा है, ठीक है, मेरे पास यहाँ कोई डब्बा है, मेरे को ये डब्बा यहाँ ले जाना है, तो पहले मेरे को इस वाले को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ पर आएगा। क्लियर है ना। वही कह रहा है कि एक ज्यादा ताकतवर इंसान है ना, कम ताकतवर इंसान को वहां से हटाएगा अपने पावर के इस्तेमाल से, यानी कि ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा एक कम क्रियाशील एलिमेंट को। यानी कि एक एलिमेंट ज्यादा क्रियाशील है, वो क्या करेगा, कम क्रियाशील एलिमेंट को है ना वहां से हटा देगा और वहां पे अपना जो राजपाट है वो हासिल कर लेगा। यानी कि राजा महाराज क्या करते थे पहले वाले, कि वो जब युद्ध करते थे तो वो क्या करते थे बच्चा लोग, कि वो एक जो दो राजा के बीच में लड़ाई होती थी, जो उसमें से कम ताकतवर होता था ना वो हार जाता था, फिर उसका सारा राजपाट किसके हाथ में चला जाता था, एक ज्यादा ताकतवर राजा के हाथ में। वही बात यहां पर है कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को है ना वहां से हटाकर अपनी जगह वहां पर बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, जैसे हमारे पास है ए बी प्लस सी, अब क्या होगा यहां पे बनेगा ए प्लस बी सी, यानी कि जो सी है ना ये आप लगा सकते हो ज्यादा क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। इसने क्या किया, बी के साथ क्रिया बना ली और जो ए था हमारा वो अलग हो गया। समझ में आया कि एक ज्यादा ताकतवर इंसान है ना अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए कम ताकतवर इंसान को वहां से हटा देगा अपने पावर के इस्तेमाल से। इन दोनों के अंदर बस यही डिफरेंस है, ये तो करेगा अपनी पावर का इस्तेमाल और ये क्या करेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल। बस इसमें क्या होगा, इसमें बिना लड़ाई के मामला सुलझाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। बात ये ध्यान रखो आप लोग, इसमें लड़ाई करी सी ने ए के साथ और ए हार गया तो बी किसके हाथ में चला गया, इसके सी के हाथ में चला गया, यानी कि सी जुड़ गया बी के साथ और ए यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। इसका मतलब ए क्या था, लेस रिएक्टिव, सी क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, आगे चलिए। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, मामला जो है जो भी मैटर है इनका वो बैठ के आराम से सुलझाएंगे। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल के अंदर जैसे हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी डी, रिएक्शन क्या करेंगे, इनमें जो है ना सारे के सारे बराबर के भाई है, ये क्या करेंगे बच्चा, ये क्या करेंगे, ये इसने क्या किया, ए जुड़ गया सी के साथ प्लस बी डी, यानी कि देखिए ए जुड़ गया सी के साथ, बी जुड़ गया डी के साथ, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंजमेंट कर लिया, यानी कि एक दूसरे के आयंस को अपने साथ मिला लिया। हम कह सकते हैं कि सर इसमें क्या हुआ है, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है, आपस में जो इन्होंने आयंस का अदल बदल कर लिया बिना कोई लड़ाई के, बिना कोई झगड़े के। अब ये बात है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, झगड़ा होगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में झगड़ा नहीं होगा। इसमें मामला जो है आराम से बैठकर सुलझाएंगे और इसमें लड़ाई करके सुलझाते हैं। तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिक केमिकल रिएक्शन के टाइप थे। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो है एनर्जी फ्लो के ऊपर। अब वो क्या, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी फ्लो के ऊपर। फ्लो यानी क्या होता है, बहना, यानी कि सर
इसके अंदर है ना, इन रिएक्शन के अंदर या तो एनर्जी दी जा रही है या फिर बाहर निकल रही है, बस वो बात है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम है ना यहां तक पढ़े और हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने 4 पढ़ी है वो करके आगे तो गलत आएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको कि क्या लिख रखा है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एनर्जी फ्लो के बारे में पूछ रहा है या फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है ना, एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है कि सर उस रिएक्शन के अंदर या तो एनर्जी दी जा रही है फिर वहां से बाहर निकल रही है, ली जा रही है फिर उसमें एनर्जी दी जा रही है। बस आप ये बात ध्यान रख के चलो। देखिए अब इसके दो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के होते हैं दो टाइप, उसके कितने थे, 4 थे। देखिए दो कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखिए एंडोथर्मिक क्या होता है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाई, यानी कि कोई रिएक्शन करवाने के लिए उसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कोई भी रिएक्शन है अगर हमें वो करवानी है तो उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा भाई, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हीट से हम तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण किसकी प्रेजेंस में होता है, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी लगा रहे हैं, यानी कि द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, फॉर्म ऑफ हीट को हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी लगा रहे हैं। अब आप लोग बताओ कि विदाउट सनलाइट क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि हमें वो पूरी रिएक्शन करवाने के लिए C6H12O6 यानी कि हमारे पास वहां पे कार्बोहाइड्रेट बनता है और फैट बनता है। ठीक है, तो वो करवाने के लिए हमें, वो रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो वही कह रहा है कि एंडोथर्मिक क्या होती है कि रिएक्शन जिसके अंदर हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, क्या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद में एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका उल्टा, कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। तो सीधी सी बात है, रेस्पायरेशन हमारे पास होता है श्वसन क्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं, एक गैस अंदर लेते हैं दूसरी गैस बाहर रिलीज करते हैं, यानी कि हमने O2 ली और CO2 बाहर छोड़ी। पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमसे अपोजिट करते हैं, वो CO2 अंदर लेते हैं O2 बाहर छोड़ते हैं, यानी कि वहां से ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस को बाहर निकाला जा रहा है, उसको रिलीज कर रहे हैं, इवोल्व कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। अब बच्चे है ना इसको उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं, कैसे, इसको कर दिया इसमें, इसको कर दिया इसमें, नहीं करना है। देखिए हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डाल रहे हैं, किसी के अंदर डाल रहे हैं रिएक्शन के लिए, यानी कि उसमें में आ रहा है इन, तो इन दोनों में कौन से में आ रहा है, एंडोथर्मिक में इन आ रहा है शुरू में। वैसे तो ENN है, लेकिन आपको ट्रिक के लिए याद रखना है कि सर जिसमें में आ रहा हो, यानी कि जिसमें हमें डालना है एनर्जी को, तो शुरू में आ रहा है, तो यानी कि एंडो में या एक्सो में कौन से में थोड़ा सा हमें लग रहा है, इन यानी में होता है, तो हमें लग रहा है इन में, एंडो में इन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा, जिसमें सप्लाई कर रहे हैं में, और एक्सोथर्मिक यानी कि बाहर निकल रहा है, इवोल्व हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सोथर्मिक। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब इस चैप्टर का हमारे पास बैलेंसिंग तो हम समझेंगे, पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन को बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशन का रिएक्शन को बैलेंस करना हम समझेंगे बाद में। लेकिन उसके अलावा इसका एक टॉपिक हमारे पास और बच गया, वो हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन, जो हर बार आता है और पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर में हमारे पास रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों हट चुके हैं, वो नहीं पढ़ने आपको। अब बच गया हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको याद करने का, आपको याद हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में जब भी आपसे पूछे तो आप ध्यान रखना कि इसके जो नाम है ना, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे, देखो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है इसके दो टाइप होते हैं मेनली। अब वो क्या क्या होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो इसके नाम में से ही निकल के आ गए, यानी कि रिडक्शन का तो री ले लिया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया, यानी कि आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से ही रिडॉक्स रिएक्शन बना है। यानी कि आप कह सकते हो कि इन दोनों को जब एक किया गया तो ये नाम बना रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे पास है दो टुकड़े इसके बटकर निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे भी आए तो आप ध्यान रखना कि इसके सर दो टाइप होते हैं और दोनों इसके नाम में से निकले हैं, एक तो RED रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन। अब ये होते क्या है सर, सबसे आसान तरीका है क्या इनको याद करने का, देखिए यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्ट क्या होता है, बाहर निकालना, रिडक्ट क्या होता है, रिलीज, यानी कि रिलीज में शुरू में आर आ रहा है, री आ रहा है, रिलीज आ रहा है, रिडक्ट यानी बाहर निकाल रहे हैं उसको। तो देखिए इसमें मेन जो चीज है ना वो है ऑक्सीजन के ऊपर। रिडॉक्स रिएक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड है, ऑक्सीजन के ऊपर। वो क्यों कह रहा हूं आपको, देखिए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसके अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। अगर बाहर निकाला जा रहा है तो क्या होगी हमारे पास, वो रिडक्शन होगी। लेकिन
प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है ना तो वो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब बात ये आती है सर हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें जोड़ा जा रहा है, हमें याद कैसे रहेगा, कोई ट्रिक बताओ। तो ट्रिक हमारे पास यही है कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन को मिलाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि किसमें, कौन से के नाम के अंदर शुरू में ऑक्स आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का कुछ पार्ट आ रहा है शुरू में, तो आप कहोगे सर इसमें आ रहा है, ऑक्सीडेशन में इसमें तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसी में क्या मिलाई गई है, ऑक्सीजन मिलाई गई है, क्रिया करने के लिए इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया गया है, वरना इसका नाम रिडक्शन है, इसके अंदर क्या किया गया है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है बच्चा लोग कि सर किसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे और किसमें ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, जिसके अंदर, जिसके नाम में शुरू में ही ऑक्सीजन आ रहा हो, यानी कि इसके नाम में आ रहा है, इसके नाम में आ रहा है, आप क्या कहोगे सर इसके नाम में आ रहा है, ये देखो OX आ गया ना, ऑक्सीडेशन, यानी कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, और इसमें क्या होगा, रिडक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, इवोल्व करेंगे, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव करेंगे इसके अंदर। तो ये था हमारे पास क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने इसका देख लिया। अब इसका सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक बच गया, वो हमारे पास है कि केमिकल जो फॉर्मूले जो है वो बनाना, ठीक है, और उनको बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। कक्षा 10 यानी क्लास 10th के जो बच्चे हैं ना, उनमें केमिस्ट्री के अंदर अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको नहीं आया ना फिर आपका चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, हाउ वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, ये आ गया, समझो आपको चैप्टर आ गया। तो देखिए कि सर आप तरीका बताओ हमें, कौन सा तरीका है जिससे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे आराम से चुटकियों के अंदर। देखिए मैं आपको सिर्फ एक रूल बता रहा हूं, आपको LHS इज इक्वल टू RHS करना है। अब आप कहोगे सर तुमको पहले से आता है, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देंगे राइट हैंड साइड के, तो हमको पहले से आता है, बट इसमें एक कंडीशन है, इस रूल को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन लागू होती है, और वो क्या है, देखिए हमारे पास इधर जो एटम है और इधर भी हमारे पास क्या है, एटम है। भाई सीधी सी बात सर, इधर भी एटम है और इधर भी एटम है, इन दोनों एटम्स की जो हमें क्वांटिटी है ना वो बराबर करनी है। क्या बराबर करनी है, क्वांटिटी। कई बच्चे क्या करते हैं सर, LHS में जितने एटम है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इधर भी क्या वही एटम है। अरे बच्चा लोग वही एटम मिलेंगे आपको, एटम जो है ना वो आपको सेम मिलेंगे, बट आपको घटाना या बढ़ाना क्या है, उनकी क्वांटिटी, बस उनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। उनके जो आपको एटम जो है ना सेम मिलेंगे, अभी हम करके देखेंगे इसको, आपको पता लग जाएगा। सिर्फ एक रूल, LHS इज इक्वल टू RHS, अगर ये आ गया बस आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गया। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहले LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे हम। देखिए यहां पे LHS और ये हो गया हमारे पास RHS। अब आपको देखना ये है कि सर इधर एटम कितने हैं और इधर एटम कितने हैं। तो सबसे पहले LHS में Mg, उसके बाद में N, नाइट्रोजन हमारे पास है, मैग्नीशियम है, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। अब कई बच्चे क्या करते हैं सर, ये जो एटम है ना हमारे पास, ये आपको सेम टू सेम इधर कॉपी करने हैं, समझ में आया। ये जो आप लिखे ना इधर, ये सेम टू सेम आपको कॉपी करने इधर, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, इनकी क्वांटिटी चेंज करनी है बस, ठीक है। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सेम टू सेम हमने क्या, कुछ भी नहीं किया। अब देखो यहां पे, इधर देखो आप लोग, LHS आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे LHS में हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं सर, 3 है। मैग्नीशियम कितने हमारे पास सर, 3 है। देखो हम अभी जो कर रहे हैं ना वो हमको जो दे रखा है ना वो ही कर रहे हैं, उससे अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप खुद देखना यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 3 है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन कितने हैं सर, इधर सर 2 है, 2 लिख दिए मैंने। सर इधर हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हमारे पास इधर सर, 1 है। अब इधर देखो
कई बार क्या होता है बच्चा लोग पहले से आपको बैलेंस करके देंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या करें क्या नहीं करें। देखो इधर इधर मैग्नीशियम कितने हैं सर, 0 है, कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 तो है वहां पे भाई, मैग्नीशियम का एक आइटम तो है, तो हमने क्या लिख दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से, ऑक्सीजन से भी और हाइड्रोजन से भी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2, तो मैंने क्या लिख दिया 2, ठीक है। अब से इधर हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने, इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई है 2 हो गई, ठीक है सर, हमने 2 लिख दिया। इधर नाइट्रोजन कितने हैं सर, ओनली 1 है, क्योंकि तो 3 तो इसके H के साथ है, तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। अब देखो इनको कौन कौन हमारे पास पहले से बैलेंस है, सर हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास पहले से बैलेंस है, बट समझना पड़ेगा हमको शुरू से चलेंगे हम, शुरू के 2 एलिमेंट का आप निकाल लोगे ना, फिर नीचे वाले 2 ऑटोमेटिक आपके बैलेंस हो जाएंगे, ये भी आप देख कर चलना, ठीक है। तो देखो इधर मैग्नीशियम 3 है, इधर 1 है, तो सर हम क्या करेंगे, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इधर वाले को हमने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे आ जाओ, हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, इसको हटाओ, यहाँ पे हमारे पास पहले 1 था, ये गायब हो गया, कितने आ गए 3 आ गए, क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट, मैग्नीशियम इक्वल टू मैग्नीशियम हो गई, 3 इक्वल टू 3 हो गया, LHS RHS कंप्लीट। लेकिन सर यहाँ पे एक फंडा हो गया हमारे पास, कैसा हो गया भाई, कि सर आपने इसको मैग्नीशियम से 3 से कर दिया, बट ये ऑक्सीजन के साथ भी हो गया मल्टीप्लाई और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो पहले हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे 2 थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हमारे पास देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इधर देखिए हाइड्रोजन में हमारे पास कितने हो गए, पहले 2 थे, अब सर 3 आपके इसके मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएंगे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, सर इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, इधर सर 1 है, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लो यहाँ पे 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब सर ये क्या हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन 2 हो गए, LHS इक्वल टू RHS, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके, बट एक प्रॉब्लम आ गई, सर आपने इसको N को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये ऑटोमेटिक हाइड्रोजन से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, हमारे पास इधर 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितने थे H बराबर 6 थे इधर, प्लस इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 3 जा 6, 6 हो गए, 6 प्लस 6 कितने हो गए 12 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर हो गए। दोबारा देखो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सर N से भी हुआ और किससे हो गया, उसके साथ साथ हाइड्रोजन से भी हो गया, तो 2 3 जा 6, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, बीच में किसका निशान है प्लस का, इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे सर, इधर आपके पास हाइड्रोजन थे 3 2 जा 6 थे, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 6 को हटा के 12 करोगे, हो गया। अब सर एक दिक्कत होगी हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 12 हो गई, तो अब इस वाले को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से मल्टीप्लाई करो, तो हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे, इधर वाले हाइड्रोजन को हमने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 6 2 जा 12, तो आप इधर क्या करोगे इस 2 को हटा के यहाँ पे लिखोगे 12, थर्ड स्टेप कंप्लीट, 3 जो हमारे पास एटम जो थे वो LHS इक्वल टू RHS हो गई। अब लास्ट में देखो हमारे पास सर इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो सर इसमें क्या करेंगे हम, तो देखो लास्ट का एलिमेंट हर केस में क्या होता है ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है अगर शुरू वाले हो गए, तो देखो इधर इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे सर 6 थे, ओके, इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो हमने हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऑटोमेटिकली किसके साथ हो गया ऑक्सीजन के साथ भी हो गया, तो कितने हो गए 6, तो कितना हो गया हमारे पास 6। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 3 कंप्लीट, नाइट्रोजन 2 कंप्लीट, हाइड्रोजन 12 कंप्लीट, ऑक्सीजन 6 कंप्लीट, यानी कि हमारे पास LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। ये हमारे पास एक रूल है, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। सो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जो आपके सामने। सबसे पहले आप करना क्या है, कभी भी घबराना नहीं है कि सर हमारे पास क्या आ गया क्या नहीं आ गया, ब्रैकेट आ गई वो आ गया, है ना, कुछ भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको रिलैक्स होकर LHS RHS ये लिख दो, बस आप इधर एटम लिख दो LHS के, इधर RHS के, वो तो कॉपी हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले देखो इधर LHS,
इधर भी लिख दो RHS, ठीक है। आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट एजिटेशन आप इनको लिख दो। LHS हमारे पास क्या है देखिए, एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो होंगे हमारे पास, दूसरा कुछ है नहीं। एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इधर भी कॉपी कर दो सेम टू सेम, जो इधर है वो इधर कॉपी कर दो। पहला काम आपका ये है, पहला स्टेप है हमारे पास, एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है सर। हमारे पास ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका। अगर आपको ये भी करना आ गया ना तो भी बहुत अच्छी बात है कि आपको इनके जो एटम जो है वो लिखने आ गए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे पता क्या करते हैं लोग, वो इधर वाले है ना, इधर पता नहीं कौन से लिखकर आ जाते हैं, फिर बैलेंस कहां से होगा जब एटम ही अलग अलग लिखकर आ गए। देखो कई बच्चे करते हैं, तो एटम जो आपने इधर लिखे ना वो सेम टू सेम इधर कॉपी कर दो, बस आप लोग को ये काम करना है सबसे पहले। उसके बाद गिन लो अब इनको। इधर एल्यूमिनियम के एटम कितने भाई, 4 हैं, ठीक है। इधर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 है। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ठीक है। अब इधर देख लो कितने हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं कर रहा मैं, सेम टू सेम जो दे रखा है उसको लिख रहा हूं। कार्बन इधर कितने हैं हमारे पास, C, यानी कि सिंगल है, कुछ नहीं है इसके पास। हाइड्रोजन के साथ 4 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन भी इधर कितने भाई, ओनली 1 है। हाइड्रोजन कितने इधर गिन लो, हाइड्रोजन हमारे पास इधर है 4, तो ये हो गई भाई। देखो आपको मैं सीधा समझा रहा हूं मैथ के हिसाब से, हाइड्रोजन हमारे पास इधर है 4, ठीक है, प्लस इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, ये रहा देखो 3 है, तो 3 हो गया। देखो ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसे थोड़ा हार्ड भी है। देखो आपको प्लस दे रखा है बीच में, तो ये कुछ ना किसी चीज के लिए दे रखा होगा ना भाई, ऐड हो रही कोई ना कोई चीज। तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन देखो इस वाले में कितने हैं, H4, यानी कि 4 है हाइड्रोजन हमारे पास इधर प्लस कर दिया मैंने। इस वाले में हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 मल्टीप्लाई में है, ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो हमने क्या किया, 3 लिख दिया बराबर 7, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन टोटल कितने हैं सर, 7 है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 7 लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में हमारे पास सर ऑक्सीजन कितने हैं, तो गिन लो इधर हमारे पास इधर ऑक्सीजन है, इसको हटा रहा हूं मैं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं गिनो, इसमें कुछ नहीं है। अब सर ये मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई में, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने इधर 3 है, तो मैंने आप क्या लिख दिया 3 कर दिया। अब इसको देख के चलो आप, अब हमें क्या करना है, इधर सर एल्यूमिनियम 4 है हमारे पास, इधर हमारे पास 1 है, तो क्या करोगे इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। बट सर कंडीशन अप्लाई हो गई, ये 4 है ना, O के साथ भी गुणा में हो गया मल्टीप्लाई में, और H के साथ भी मल्टीप्लाई में हो गया। तो इस वाले ग्रुप को सॉर्ट आउट कर लीजिए क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा। तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई में आ गया, तो पहले 3 थे, यानी कि 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 12 हो गई। हाइड्रोजन में कितने हो गए इस वाले में, देखो 3 पहले से मल्टीप्लाई में था, 4 और कर दिया मैंने, 4 3 जा 12, तो H भी कितने हो गए हमारे पास 12। तो यहां पे O और H की जगह 12 12 कर दीजिए, तो हमारे पास H भी कितना हो गया 12, और O भी कितना हो गया हमारे पास इधर 12। अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, ये बैलेंस हो गया पहला, तो ठीक है एल्यूमिनियम। अब इधर हमारे पास कार्बन कितने सर 3 है, इधर कार्बन कितने सर 1 ही है, तो इस वाले कितने से गुणा कर दोगे आप, 3 से कर दो। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास कार्बन इधर कितने हो गए 3 हो गए, यानी कि सर सेकंड स्टेप कंप्लीट। बट कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे, कौन सी, कि सर जब आपने इसको C से मल्टीप्लाई किया ना कार्बन से, तो ये ऑटोमेटिक H के साथ भी हो गया, हाइड्रोजन के साथ भी हो गया। तो गिनो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 4 जा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4 जा 12, प्लस इधर कितने हैं 12, टोटल कितने हो गए 24, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 24 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 12 को हटा के 24। लेकिन सर इधर 2 है, अब देखो आप देखो मैंने आप क्या कहा था कि आप शुरू के 2 कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होते चले जाएंगे आपकी, इतना टफ नहीं रहेगा फिर। इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, इधर हमारे पास 24 है। तो अब क्या करोगे, इधर वाले को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इधर 12 से H को मल्टीप्लाई कर दिया, सर क्या हो गया हमारे पास, देखिए 12 2 जा 24, तो हाइड्रोजन इधर भी कितने हो गए हमारे पास 24। थर्ड स्टेप कंप्लीट, सर इधर भी 24 इधर भी 24। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हर केस में क्या होता है कि
अगर शुरू के आपके बैलेंस हो गए ना तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। देखो इधर ऑक्सीजन कितने हमारे पास 12 हैं, इधर देखो कितने हो गए, हमने जब इसको H से मल्टीप्लाई किया ना तो किसके साथ हो गया, O से भी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए इधर 12 हो गए। तो ये मैं क्या करूंगा यहाँ पे 12। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 करेक्ट, कार्बन 3 करेक्ट, हाइड्रोजन 24 करेक्ट, ऑक्सीजन 12 करेक्ट। तो हमारे क्या हो गया यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। ऐसे आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो आप आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे मैंने किया है, मैंने सिर्फ कौन सी चीज फॉलो की है, सिर्फ LHS इक्वल टू RHS। मैं ये नहीं देखता कि सर इतना बड़ा आ गया हमारे पास, तो ये इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई सर हम कैसे क्या करेंगे, इसको घबराया नहीं मैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एटम लिखते जाओ और आपको जो नंबरिंग दे रखी है भाई इधर एटम कितने वो लिखते जाओ बस। अब आपको बस गुणा भाग करने हो तो आप कर दो कि बच्चे थोड़ी हो 10th क्लास में हो, बस और कुछ भी नहीं करना। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट कर देना कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, वो तो मैं वैसे भी आपको करवाऊंगा रिवीजन के अनुसार। बट अभी तक के लिए आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो तीनों लेक्चर हैं उनके आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको वहां पे जाके चेक कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड चैप्टर में जो हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए जय हिंद।